अजीजाने मन, वो कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल है। एवरीथिंग विच गोज अप मस्ट कम डाउन। अब इस स्टेटमेंट में दोस्तों आपने दो चीजों पर गौर करना है, उरूज और जवाल। अब नेचुरली हमारे ज़हनों में यह सवाल उठना चाहिए कि वो क्या वजूहात होती हैं जिनकी बेसिस पर कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी, कोई भी मुल्क या कोई भी कौम ऊपर जाती है और नीचे आती है। मैंने अपनी वीडियोस में इंडिविजुअल सक्सेस पर तो बहुत बात की है, लिहाजा आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बड़ी बड़ी एम्पायर्स, मुल्क, सुपर पावर्स और सल्तनतें किस वजह से ऊपर जाती हैं और वो क्या रीजंस होती हैं ड्यू टू विच वो वक्त के साथ साथ अपने ग्रैंडर, अपने इन्फ्लुएंस और अपनी पावर को लूज करती चली जाती हैं। आज की वीडियो में हम लोग इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इट्स अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स। सो इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। दोस्तों, कौमों के उरूज और ज़वाल पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि Why Nations Fail, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 10 Rules of Successful Nations, and you can go on and on। इसी मौजू पर एक बहुत ही डिटेल्ड और बेहतरीन बुक लिखी थी पॉल केनेडी ने इन द ईयर 1987, जिसका टाइटल है द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स। ये वही शख्स है जिसने डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स और एनालिसिस की बेसिस पर सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन को भी प्रेडिक्ट किया था। इस किताब में उसने साल 1500 ईस्वी के बाद से पूरी कहानी सुनाई है, जिसको पढ़ के हमें अंदाजा होता है कि वो क्या रीजंस हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कौमें उठती हैं और फिर जवाल का शिकार हो जाती हैं। दोस्तों, हिस्टोरियंस यानी कि मौर्रखीन 1500 ईस्वी को एक डिवाइड मानते हैं बिटवीन मॉडर्न एंड प्री मॉडर्न टाइम्स। ये वो दौर था जिसमें ग्रेट ईस्टर्न एम्पायर्स, जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड और मिंग चाइना शामिल था, लेकिन इनका असर और इन्फ्लुएंस स्लोली एंड ग्रेजुअली डाइल्यूट हो रहा था। ऑल्दो मुगल एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपना सर उठा रही थी, लेकिन वक्त ने काया यूरोप के फेवर में पलट दी थी। यूरोप ने पिछले कई सौ साल डार्क एजेस में गुजारे थे, जिसको जमाने जाहिलियत भी कहते हैं। आपस में लड़ते फिरते थे। कलीसा यानी चर्च का भरपूर कंट्रोल था लोगों के दिमागों के ऊपर। गोया पूरा यूरोप रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म का शिकार था, जिसमें अगर आप चर्च के खिलाफ कुछ भी बात करते तो शायद आपको मौत का ही सामना करना पड़ जाता। लेकिन 1500 ईस्वी के बाद लोगों ने क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म को रद्द कर दिया, कलीसा के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करना शुरू कर दिया, अपने जहन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अक्ल, मंतक, लॉजिक के साथ काम लेना शुरू कर दिया। इसी एनलाइटनमेंट के बाद यूरोप ने तरक्की करनी शुरू की। स्पेन अपनी पीक पर था इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। दोस्तों, अगर हम तारीख के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो हमें अंदाजा होगा कि स्पेन वाज द मोस्ट डोमिनेंट एम्पायर इन द 16th सेंचुरी, और इसका डिक्लाइन हुआ 30 ईयर वॉर के बाद, जब इसको शिकस्त हुई फ्रांस और इंग्लैंड के हाथों। स्पेनिश एम्पायर की हार के बाद फ्रेंच मेड अ बिड फॉर डोमिनेंस अंडर लुई द 14th एंड देन नेपोलियन। 18वीं सदी के स्टार्ट में इट वाज एब्सोल्युटली अनअसेलेबल। सुप्रीम डोमिनेंस थी फ्रेंच एम्पायर की। यूरोप की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इकोनॉमी और मिलिट्री भी फ्रेंच के पास थी, लेकिन वक्त के साथ साथ छोटी छोटी यूरोपियन स्टेट्स ने इसे हराना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब बर्तानिया यानी कि ग्रेट ब्रिटेन की पावर का सूरज तुलू हो रहा था। दुनिया में सबसे बड़ी पावर ग्रेट ब्रिटेन के पास थी। 19वीं सदी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बर्तानिया ने भरपूर फायदा उठाया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से उसकी इकोनॉमी, मिलिट्री और स्पेशली नेवी दुनिया में सबसे बेस्ट थी, जिसकी वजह से उसकी कॉलोनीज पूरी दुनिया में फैली हुई थी। लेकिन हमेशा की तरह बड़ी बड़ी हेजिमोनिक डोमिनेंट पावर्स अपने ही इंपीरियल ओवरस्ट्रेच में फंस के रह जाती हैं, और यही हाल ग्रेट ब्रिटेन के साथ हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेट ब्रिटेन की पावर का सूरज भी गुरूब हो गया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बायपोलर वर्ल्ड का कयाम हुआ, जिसमें एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। इन दोनों मुल्कों के पास ह्यूज पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ी आबादी थी, एक बहुत बड़ा लैंड मास था और बेहतरीन इकोनॉमी थी। एज टाइम मूव्ड ऑन, सोवियत यूनियन अपनी इकोनॉमी को बैलेंस नहीं कर पाया एंड इवेंचुअली हैड टू डिसइंटीग्रेट एंड यूएसए बिकेम द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जन्म हुआ मॉडर्न चाइना का। और आज के मामलात देख के लगता यह है कि अगली बड़ी एम्पायर चाइना की ही होगी। अब दोस्तों, नजर डालते हैं कि कौमों का, मुल्कों का उरूजो जवाल क्यों होता है। Why some nations rise and eventually fall down। पॉल केनेडी इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस देते हैं।
पहली वजह है अमाउंट ऑफ कंपटीशन। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गौर तलब पॉइंट है। वो मुल्क जो आइसोलेशन में होते हैं या जिन्हें कोई डायरेक्ट एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होता, वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। डायरेक्ट कंपटीशन ना होने की वजह से दे आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड। दोस्तों, दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें यह लगता है कि भाई कंपटीशन ना होना तो अच्छा है, लेकिन कौमों के लिए यह बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि होता यह है कि जब कंपटीशन एब्सेंट होता है तो उन मुल्कों का इंटरनल फोकस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बाहर की दुनिया के ऊपर नजर दौड़ा ही नहीं पाते, वक्त के साथ चल ही नहीं पाते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। दे आर नॉट ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से दे आर लेफ्ट फार बिहाइंड इन द रेस। अगर आप 15वीं सदी के यूरोप को देखें तो ऑलमोस्ट हर मुल्क को खतरा रहता था अपने साथ वाली स्टेट से। वो हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। उनको तजस्सुस होता था नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का, ताकि वो मॉडर्न मिलिट्री गैजेट्स बना सकें, दुश्मन को पछाड़ सकें और अपना दिफा कर सकें। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न वर्ल्ड था, उसको एक्सटर्नल थ्रेट कम होने की वजह से टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना फोकस ही नहीं था, इसीलिए दे वर मोर इंटरनलाइज्ड। एक बात दोस्तों मैं हमेशा आपको सिखाई है कि जो कौमें, जो मुल्क वक्त के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहते हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ लिविंग को अपनाते हैं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं और अपनी सोच को वक्त के साथ साथ इवॉल्व और मॉडर्न करते जाते हैं, वो हर दौर में कामयाब होते हैं। यहां पर मुझे इकबाल साहब का क्या खूब शेर याद आ रहा है, जो आलमी ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। यूरोप और वेस्ट ने इस बात को प्रूव किया कि जब उन्होंने मॉडर्न मीन्स को अपनाया, ईजादात को परसू किया, चीजों को डिस्कवर किया, तो पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। प्रिंटिंग प्रेस को इजाद किया, अपनी नॉलेज को डिसेमिनेट किया, अपने इल्म को फैलाया, तालीम को परसू किया, एंड हियर यू गो, दे आर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, हर उरूज को जवाल है, तो इन कौमों को जवाल भी हुआ, और इस जवाल की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक बहुत मेजर वजह है बैलेंस बिटवीन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्पेंड। अच्छा, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मुल्क टेक्नोलॉजी के जरिए मॉडर्न तो हो जाते हैं, लेकिन अक्सर औकात वो अपने मुआशी हालात और मिलिट्री स्पेंड को बैलेंस नहीं कर पाते। वो मिलिट्री के ऊपर ज्यादा स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से वो लड़ाई के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन उनकी इकोनॉमी नीचे आ जाती है। वो अपने लोगों के वेलफेयर का ख्याल ही नहीं रख पाते, एंड इवेंचुअली यही मिलिट्री उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इन द लॉन्ग रन द कंट्री गेट्स रिप्लेस्ड बाय अनदर कंट्री। आप इतिहास को उठा के देख लें, हिस्ट्री को उठा के देख लें, बड़ी बड़ी कौमें, बड़े बड़े एम्पायर्स, इतना ज्यादा इंपीरियल ओवरस्ट्रेच, लेकिन आखिर में होता यही है कि सल्तनत इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उसको गवर्न करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की मिसाल ले लें, कहते थे कि बर्तानिया की एम्पायर में सूरज गुरूब ही नहीं होता, और आज देखें एक छोटा सा आइलैंड बन के रह गया है। सेम थिंग हैपेंड विद द फ्रेंच, द रोमन एम्पायर एंड द सोवियत यूनियन। पॉल केनेडी की यह बहुत ही खूबसूरत किताब आपको बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बताती है about the story of the rise and fall of empires. This book is loaded with data, facts and figures, which I absolutely love. किताब वो एंड करता है in the year 1986 with the story of the probable decline of USA. लेकिन आज भी USA कायमो दायम है. Although it has lost wars in Iraq and Afghanistan, but it is still the only superpower in the world. लेकिन चाइना उसके पीछे पीछे आ रहा है. अब देखना यह है कि इन द मॉडर्न सेंचुरी विच कंट्री राइजेस एंड विच फॉल्स। इसमें मैसेज हमारे पाकिस्तानियों के लिए और हमारे मुल्क के लिए यह है कि हमें मॉडर्न दौर के साथ साथ चलना है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना है, इंटेलेक्चुअली अपने आप को नरिश करना है, रैशनली सोचना है, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, तभी कहीं जाके हम अपने मुल्क को सस्टेन कर पाएंगे। दैट इज द मैसेज फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।